मेरे जन्म के वक्त ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। कहते हैं कि मेरा जन्म बहुत कठिन था, बहुत खून बह गया था और माँ चल बसी। मेरी दादी ने उसी दिन से मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया था। पिताजी भी हमेशा चुप रहते, न कभी प्यार से गोद में उठाया, न कभी सिर पर हाथ फेरा। मेरा बचपन मेरी यादों में सिर्फ सन्नाटा, ठंडा व्यवहार और बेरुखी सी नजरें छोड़ गया। जब मैं रोती, दादी कहती, रोने से तेरी माँ वापस आ जाएगी। जिस दिन तू पैदा हुई उसी दिन इस घर की सारी खुशियाँ खत्म हो गई। पिताजी दफ्तर से आकर सीधा अपने घर में चले जाते। कभी कभी दादी मुझे जबरन उनके सामने ले जाती और कहती, देख यही है तेरी अशुभ औलाद, इसके साथ ही तेरी पत्नी चली गई थी। पिताजी की आंखों में दुख नहीं होता था, बस एक खालीपन होता था, जैसे मैं कोई जीवित इंसान नहीं, एक बोझ हूँ। जब मैं 5 साल की हुई तो एक दिन स्कूल से लौटते हुए सुना कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। टांग में गहरा जख्म था, हड्डी टूट गई थी, वे अस्पताल में भर्ती थे। मैं दादी के साथ अस्पताल गई। दादी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे कोसना शुरू कर दिया। जिस दिन तू पैदा हुई वही दिन हमारे लिए मनहूस था। अब इसने तेरे बाप की टांग तुड़वा दी, पता नहीं आगे क्या करेगी। कुछ दिन बाद ही यही फैसला हो गया कि मुझे मामा के घर भेज दिया जाएगा। मामा का घर थोड़ा बेहतर था। मामा का व्यवहार नरम था, कभी सिर पर हाथ फेरते, कभी मेरे लिए कुछ ले आते। लेकिन मामी का रवैया पहले दिन से ही कठोर था। उन्होंने पहले दिन से ही साफ शब्दों में कह दिया, हम पर कोई उपकार नहीं किया। यह मनहूस बच्ची हमें दे दी गई है, अब यह काम करेगी, नहीं तो वापस भेज देंगे। मैंने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। मामा कभी कभी छुपकर मुझे कुछ पैसे पकड़ा देते, या अगर मैं बीमार होती तो दवा ले आते। लेकिन मामी के सामने कुछ नहीं कहते थे। मैं दिन रात काम करती, कपड़े धोती, आंगन साफ करती और जब सब सो जाते तो चुपचाप कोने में बैठकर रोती। मेरी उम्र तब 12 साल की थी जब मुझे यह समझ में आया कि मामी जो कुछ कह रही है वह सिर्फ सख्ती नहीं बल्कि अत्याचार है। जब तक मैं यही सोचती थी कि शायद यह सब मेरी किसी गलती की सजा है, शायद मेरी माँ की मौत मेरे किसी पाप की वजह से हुई, शायद दादी सही कहती थी कि मैं अशुभ हूँ। लेकिन जब बात केवल तानों तक नहीं रही और मेरे शरीर पर चोटों के निशान दिखने लगे, तब मेरे मासूम मन ने भी समझ लिया कि मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ, वो भी बिना वेतन की। मामा अक्सर बाहर रहते थे, कभी काम के सिलसिले में, कभी किसी रिश्तेदार के पास। मामी को यह सहूलियत थी कि जब चाहे मुझे अकेला पाती थी। सुबह सवेरे सबसे पहले मुझे उठाया जाता। मामी की बेटियों के कमरे की सफाई, उनके कपड़े इस्त्री करना, जूते पॉलिश करना और नाश्ता तैयार करना मेरा काम था। एक दिन मैंने चूल्हे पर दूध रखा और थोड़ा पानी लेने को पीछे मुड़ी तो दूध उबाल कर नीचे गिर गया। मामी रसोई में आई और बिना एक पल गवाए मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। हमें भूखा मारेगी, पहले अपनी माँ को खा गई, अब हमें भी मारने आई है। मैं चुपचाप बर्तन धोती रही, आंसुओं के भीतर ही पी गई। यह पहली बार नहीं था, अक्सर छोटी छोटी बातों पर मार पड़ती थी, वह भी सबके सामने। एक बार उनकी बड़ी बेटी का जूता गुम हो गया। मामी ने सबके सामने मेरे बाल पकड़कर कहा, चोर है यह, हर चीज पर अशुभता डालती है। मामा कभी कभी चुपचाप मेरे जख्म देख लेते थे, कभी नजरें चुरा लेते, कभी सिर्फ एक ठंडी सांस भरते, लेकिन मामी के सामने बोलने की हिम्मत उनमें भी नहीं थी। एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया, शरीर तप रहा था और सिर में दर्द था, सांसें तेज चल रही थी। मैंने मामी से कहा, मामी बहुत बुखार है, क्या मैं थोड़ी देर लेट जाऊं? वह गुस्से में बोली, अगर बुखार है तो कब्र में जाकर लेट, यहाँ कोई तेरे नखरे उठाने वाला नहीं है। फिर कमर पर डंडा मारते हुए बोली, झाड़ू उठा और घर साफ कर। मैं झाड़ू लेकर निकली और गिर गई। मामी ने मुझे न उठाया, न ही पानी दिया। उनकी बेटी ने अंदर से झांक कर कहा, मामी यह सच में बीमार लग रही है। मामी ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया। नाटक कर रही है, बचपन से यही करती है। इसी दौरान मोहल्ले में एक औरत का निधन हो गया और लोग अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जमा हुए। मामी भी गई।
उनके न होने का फायदा उठाकर मैंने एक पुरानी चादर ओढ़ी और आंगन में लेट गई। मामा जी आए, मुझे देखा और चौंक गए। वापस आकर माथे पर हाथ रखा, सिर को छुआ और बोले, बेला तुम्हें तो तेज बुखार है। मैंने आंखें बंद करते हुए कहा, मामा मुझे दवा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सोना है। मामा जी ने मुझे उठाया, अंदर लाए, दवा दी और रजाई में लपेट दिया। वह दिन मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन वह बस एक ही दिन था। अगले दिन मामी ने सबके सामने घोषणा की, इस लड़की को अब सबक सिखाना होगा, बहुत सर पर चढ़ रही है। उसी शाम मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। न खाने को मिला न पानी। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया और मैं अंदर अंधेरे में दीवार से लगकर चुपचाप बैठी रही। ऐसे कई दिन बीते। कोई त्योहार आता तो मेरी जिम्मेदारियां दोगुनी हो जाती, लेकिन खुशी का एक पल भी नसीब नहीं होता। मैं दूसरों के कपड़े धोती, इस्त्री करती, मिठाइयाँ बनाती, लेकिन खुद सूखी रोटी पर गुजारा करती। इसी दौरान एक दिन खबर मिली कि मामी ने दूर का रिश्तेदार का बेटा दुबई से आया है। वह कई सालों के बाद लौटा था। गोरा चिट्टा, सलीकेदार, दुबला पतला और सबसे खास बात, बहुत शालीन और गंभीर व्यक्तित्व वाला युवक था। नाम था विहान। घर में जैसे उत्सव का माहौल बन गया था। मामी की बेटियां दिन रात सज धज कर उसके इर्द गिर्द घूमती थी। कोई चाय लाती, कोई फल प्याला, हर कोई उसकी ध्यानाकर्षण पाने की दौड़ में था। मैं हमेशा की तरह रसोई में काम करती थी। सफाई, खाना पीना सब मेरी जिम्मेदारी थी। विहान पहली बार जब मुझे रसोई में देखने आया तो बोला, आप ही वो बेला है ना, जिसके हाथ के खाने की सब तारीफ करते हैं। मैंने नजरें झुकाकर सिर हिला दिया। उसी दिन दोपहर के खाने पर सब इकट्ठा थे। विहान ने पहला निवाला मुंह में डाला और बोला, बहुत स्वादिष्ट खाना है, वाकई यह हाथ सराहना योग्य है। मामी की बेटे के चेहरे पर नाराजगी आ गई, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। अगले दिन जब मैं आंगन धो रही थी, विहान पास आया और बोला, मैंने सुना है आपने कभी स्कूल नहीं देखा। मैंने जवाब दिया, नहीं, मौका ही नहीं मिला। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काश आपको पढ़ने का मौका मिला होता, आप में बहुत प्रतिभा है। यह पहला मौका था जब किसी ने मेरे अंदर की काबिलियत देखी थी। उस दिन के बाद विहान मुझसे अक्सर बातें करने लगा। मैंने शुरू में दूरी बनाए रखी, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें, उसका ध्यान मेरे अंदर एक एहसास, एक अहमियत जगाने लगा। एक दिन विहान ने मुझे रसोई में अकेले पाकर कहा, बेला तुम वाकई अलग हो, तुम में वो बात है जो दूसरों में नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बर्तन धोती रही। मामी को यह सब महसूस होने लगा। एक दिन उन्होंने मुझे डांट दिया, तेरी हरकतें मुझे पसंद नहीं आ रही है बेला, तेरे बस की बात नहीं हमारे मेहमानों से बात करना, अपने काम से काम रख। मैंने सिर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया। विहान की मौजूदगी ने मुझे कुछ पल सुकून के दिए, लेकिन मामी का बर्ताव और बिगड़ता गया। वह अब हर छोटी बात पर मुझे डांटती, कभी कहती, तू समझती है मेहमान तुझ पर मोहित हो गया, ये सब तेरे भ्रम है। कभी खाने में नमक कम होने का बहाना बनाकर बर्तन पटक देती। एक दिन विहान की मौजूदगी में मामी ने सबके सामने कहा, यह लड़की अपने तौर तरीके बदल रही है, हमें यह पसंद नहीं। विहान ने जवाब दिया, मासी बेला ने तो कभी बदतमीजी नहीं की, आप बेवजह आरोप लगा रही है। मामी चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मामी की बेटियां भी नाराज रहने लगी। उनका मानना था कि विहान की ध्यान केवल मेरी ओर क्यों है। एक दिन विहान ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। मैं यह सुनकर स्तब्ध रह गई, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मामी ने यह बात सुन ली। वह गुस्से से भरी रसोई में आई, मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्टोर रूम में ले गई और दरवाजा बंद करके मारने लगी। झाड़ू चप्पल जो हाथ में आया मारने लगी। वह चिल्ला रही थी, तो हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। हमारी बेटियां है और वह तुझ जैसी मनुष्य को पसंद कर रहा है, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद विहान को जबरदस्ती दुबई भेज दिया गया। जाते समय उसने मुझे देखा तक नहीं, न कोई संदेश दिया। मैं जख्मी जिस्म के साथ आंगन में झाड़ू लगा रही थी और अंदर से पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। उसी शाम
मामी ने रिश्ता तय करने की घोषणा कर दी। कहा गया कि बेला की शादी अगले हफ्ते है। किसी ने विरोध नहीं किया। मैंने जानने की कोशिश की कि रिश्ता कहाँ हुआ है, तो बस इतना ही पता चला कि एक सीधा साधा लड़का है, शरीफ घर है, काम करता है। कभी कभी इसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है। असली बात सबने छुपा ली थी। लड़का थोड़ा पागल था। कभी आवाजें निकलता, कभी खुद से बातें करता, कभी चीजें तोड़ देता, कभी छत पर चढ़ जाता। मोहल्ले में मशहूर था कि बचपन में तेज बुखार के बाद ऐसा हो गया था। शादी की तैयारियां जल्दबाजी में की गई। कपड़े पुराने थे, जेवर कुछ नहीं दिया गया, बस एक नकली हार और कांच की चूड़ियां। विहान के घर वाले दुबई वापस जा चुके थे। अब उससे मेरा कोई संपर्क नहीं था, न आवाज न संदेश। शादी मंदिर में हुई। शादी के बाद वही लड़का मेरे सामने आया, माथे पर टेढ़ी मुस्कान, मैले कपड़े, बिखरे बाल। मेरी आंखों में देखकर बोला, अब तुम मेरी हो, है ना? मैंने नजरें नीची कर ली। मामा मुझे उसके साथ उसके घर छोड़ाए। जाते समय मेरे हाथ में 50 रुपए रखे और कहा, बेला, खुद को मजबूत रखना, बस यही तुम्हारा घर है। मैंने वो पैसे समेटे और चुपचाप घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। सास ने स्वागत किया, मुझे एक छोटे कमरे में ले गई। चारपाई, पंखा और एक दराज। बोली, बेला, मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी नाजुक है, कभी कभी अजीब व्यवहार कर बैठता है, तुम धैर्य रखना। मैंने सिर हिला दिया। शादी वाले दिन शाम को जब मुझे मेरे पति नरेश के कमरे में भेजा गया तो दिल की धड़कन तेज थी, हाथ पांव कांप रहे थे, जुबान सूखी थी। कमरे में नीम अंधेरा था। कोने में एक धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। वह पहले से चारपाई पर बैठा था, दोनों हाथ घुटने पर रखे, नजरें झुकी हुई थी। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर उसने धीरे से सिर उठाया, मेरी ओर देखा और फिर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। मैं एक पल को रुकी, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर कमरे के अंदर आई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। उसने कुछ देर मुझे देखा, फिर धीरे से उठा, मेरे पास आया। मेरे कदम वही जमे हुए थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मेरे बिल्कुल सामने आकर रुका, फिर धीरे से बोला, तुम बहुत प्यारी हो, मुझसे प्यार करोगी? उसकी आवाज में हकलाहट थी, लेकिन लहजा नरम था। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नजरें झुका ली। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे हाथ से टकराई, मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, पीछे हट गया और चारपाई पर जाकर बैठ गया। फिर अपनी दोनों हथेलियों से चेहरा ढक लिया। कुछ देर बाद धीरे धीरे लेट गया और धीमी आवाज में बोला, बेला, सोना मत, मुझे डर लग रहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे के कोने में रखे स्टूल पर जाकर बैठ गई। रात का हर पर बहुत भारी लग रहा था। कमरे में सन्नाटा था। उसकी सांसों की आवाज और मेरा डर साफ सुनाई दे रहा था। आंखें बंद करते ही बीते समय की चीखें, मामी की मार और विहान का चेहरा सामने आ जाता। कुछ देर बाद वह नींद में बड़बड़ाने लगा, कभी हंसता, कभी चौंकता, कभी मेरा नाम लेता। मैं हर आवाज पर चौंकती, लेकिन चुप रही। दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। यह वह रात थी जब दो अजनबी एक ही छत के नीचे थे, लेकिन उनके बीच की दूरियां बहुत गहरी थी। सुबह आवाज आई तो मैंने जल्दी से स्नान किया और कमरे की सफाई शुरू कर दी। वह उठा, कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैंने सिर हिलाया, लेकिन कोई वादा मुंह से नहीं निकला। सास कमरे में आई तो पूछा, बेला, सब ठीक ठाक रहा ना? मैंने सिर्फ सिर हिलाया। उन्होंने कहा, बेटा, वह तुमसे लगाव रखने लगा है, तुम उसके लिए एक आशीर्वाद जैसी हो, बस धैर्य रखो। दिन बीतते गए। पति का व्यवहार कभी बहुत मासूमियत भरा होता तो कभी वह अजीब हरकतें करता, कभी दरवाजे पर खड़ा होकर घंटों गाने गाता, कभी खुद से बातें करता और कभी मेरी ओर देखकर बच्चों की तरह तालियां बजाता। जब भी उसे दौरा पड़ता वह काबू से बाहर हो जाता। एक दिन उसने पूरे कमरे की चीजें बिखेर दी, शीशे तोड़ दिए और मुझे खींचकर कमरे से बाहर निकाल दिया। सास ने आकर उसे दवा दी, वह शांत हो गया।
और फिर आकर मेरे पैरों में बैठकर रोने लगा। बेला, मैंने कुछ नहीं किया ना, मैं अच्छा नहीं हूं ना? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। वह सोता रहा और मैं घंटों उसका चेहरा देखती रही। उस चेहरे में मासूमियत भी थी और पीड़ा भी। शादी को 7 दिन बीत चुके थे और मैं अब भी कमरे के दरवाजे के पास सोती थी। पति के साथ एक ही कमरे में रहना मेरे लिए संभव नहीं था। उसकी हरकतें मेरे लिए असहनीय होती जा रही थी। दिल, दम और हिम्मत तीनों जवाब देने लगे थे। सास ने मुझे हिम्मत दी और कहा, बेला, तुम धैर्य रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वह तुम्हें अपना लेगा, तुम उसकी जिंदगी की रोशनी बनोगी। लेकिन मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं था। एक रात वह अचानक मेरे पास आया, मेरे बाल पकड़ने की कोशिश की और जोर से चिल्लाया, बेला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मैंने खुद को पीछे खींचा तो वह हंसने लगा और चारपाई पर कूदने लगा जैसे कोई बच्चा हो। वह दृश्य मेरे लिए असहनीय हो गया। मैं रोती हुई सास के कमरे में चली गई। माँ जी, मैं नहीं रह सकती उसके साथ, मुझे वापस जाना है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सास चुप रही। उनकी आंखों में कुछ था, अफसोस, मजबूरी और शायद पछतावा। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, अगर तुम्हारा मन कहता है तो सुबह चली जाना, लेकिन अभी रात है, दरवाजे बंद है। अगली सुबह नाश्ते के बाद मैंने सास से अनुमति ली और अपना छोटा सा थैला बांध लिया। अभी दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि पीछे से मामी की आवाज आई, कहाँ जा रही है यह मनहूस? मैंने नजर उठाकर देखा, मामी दरवाजे से अंदर आ रही थी। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत थी। उन्होंने कहा, हमने एहसान किया तुम पर और तुम बदले में भाग रही हो। मैंने धीरे से कहा, मामी, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन यह शादी अब मेरे बस की बात नहीं। वह बीमार है, मैं डर जाती हूँ। बीमार है? मामी चिल्लाई। यह तो तुम्हें शादी से पहले भी पता था, अब बहाने बना रही हो। तेरा मसला यह है कि तू सीधे रास्ते पर चल ही नहीं सकती। तुम्हारी माँ भी इसी तरह एक दिन छोड़ गई थी दुनिया को, और तू भी उसी रास्ते पर है। मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा। मामी आगे बढ़ी और सबके सामने मेरे बाजू को जोर से पकड़कर बोली, निकल यहाँ से, तेरा कोई अधिकार नहीं है इस घर में। हमारे बेटे को बिगड़ाने आई थी तू। हमने सोचा था कि शायद तू उसे संभाल लेगी, लेकिन तू तो खुद ही बिखरी हुई है। सास कुछ कहने ही वाली थी कि मामी ने उनकी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, आप चुप रहे, आपकी नरमी ने ही इसे सिर पर चढ़ा दिया है, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। मामी ने मेरा थैला उठाया और जोर से मेरे सीने पर दे मारा, ले अपना सामान और निकल जा यहाँ से। अपने पिता के घर जा या जहाँ चाहे जा, लेकिन यहाँ दोबारा दिखाई मत देना। हम तेरे जैसे एहसान भूलने वालों को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। नरेश अंदर से निकला, मेरे पास आया और धीरे से बोला, बेला, तुम जा रही हो? तुम अब मेरे साथ नहीं रहोगी? मैंने उसकी तरफ देखा। वह सच में कुछ नहीं समझ पा रहा था। शायद यही सच था, शायद सबसे ज्यादा मासूम वही था। लेकिन मेरी बर्दाश्त शक्ति की सीमा पार हो चुकी थी। मैं नहीं रह सकती, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नरेश चुपचाप पलट गया और मामी मुझे धक्के देते हुए घर की देहरी तक ले आई। दरवाजा बंद हुआ, जंजीर की आवाज आई और मैं बाहर थी, अकेली, इज्जत के नाम पर एक ऐसा दाग लिए हुए जो मैंने खुद नहीं लगाया था, जो समय ने मेरी पेशानी पर थूक दिया था। मैं मोहल्ले की गलियों में बिना किसी दिशा के चलने लगी। लोग देखते, पहचानते, सवाल करते और मैं नजरें झुकाकर निकल जाती। किसी के पास जवाब नहीं था, नहीं मेरे पास शब्द बचे थे। जब घर पहुंचती तो दादी ने दरवाजा खोला, मुझे देखते ही थूक दिया, अब वापस आ गई हो, वो भी सिर्फ 7 दिन में। क्या हुआ? वहाँ भी अपशकुन ले गई थी। पापा सामने बैठे थे, एक नजर मुझे देखा और अंदर चले गए, जैसे मैं कोई बोझ हूँ जो फिर से कंधे पर आ गिरा है। मैं कमरे के कोने में जाकर बैठ गई, थैला खोला, कपड़े निकाले और अपने बचपन के बिस्तर पर लेट गई। सन्नाटा छा गया। बाहर आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था, लेकिन मेरे भीतर रात थी, गहरी, भीगी और भारी।
मैं सोचती रही, क्या मेरी जिंदगी में कभी वो दिन आएगा जब दरवाजे बंद नहीं होंगे, जब किसी रिश्ते के लिए मुझे दर बदर नहीं होना पड़ेगा, या क्या मैं हमेशा यूं ही इन दरवाजे से ढकेली जाऊंगी। अगली ही सुबह मैंने अपने ससुराल लौटने का फैसला किया, क्योंकि उस घर के अलावा किसी भी जगह मेरी कोई इज्जत नहीं बची थी। सास और नरेश मुझे देखकर बहुत खुश हुए। सास को मुझसे कोई शिकवा नहीं था। अब मैंने अपने दिल में यह संकल्प कर लिया था कि अब मेरी आरती ही उस घर से निकालेगी। एक दिन सास ने मुझे रसोई में बुलाया और बैठा कर कहने लगी, बेला, मैं जानती हूँ कि यह सब तुम्हारे लिए बोझ है, लेकिन तुम ही हो जो मेरे बेटे को बेहतर बना सकती हो। तुम्हारी मौजूदगी में उसमें बदलाव आया है। पहले तो वह किसी को पहचानता भी नहीं था, अब तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तुम्हारा इंतजार करता है। मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन दिल में सवाल थे, क्या एक जबरदस्ती की शादी, एक बोझ जैसा रिश्ता कभी प्यार बन सकता है? क्या एक आधे अधूरे मनुष्य के साथ यही मेरी किस्मत है? क्या यही मेरी जिंदगी है? एक दिन वह घर से गायब हो गया। घंटों तलाश के बाद वह मोहल्ले की एक गली में मिला, जहां बच्चों के साथ खेल रहा था। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर धूल, लेकिन आंखों में चमक। मुझे देखते ही दौड़ा और बच्चों की तरह गले लग गया। बोला, बेला, मैंने तुम्हें आकाश में देखा था, तुम मेरे सपनों में आई थी। मैं उसे घर लाई, नहाया, कपड़े पहनाए, और जब तक वह सो नहीं गया मैं उसके पास बैठकर लोरी गाती रही। कई बार उसने जबरदस्ती करने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही मैं पीछे हटती वह तुरंत रुक जाता और बच्चों की तरह कहता, माफ कर दो, मैं अच्छा पति नहीं हूँ, मैं नहीं जानता क्या करना है। मैंने हमेशा उससे दूरी बनाए रखी, लेकिन सच्चे मन से उसकी देखभाल में कभी कमी नहीं आने दी। एक बार वह आंगन में बैठकर गुलाब के फूलों को देख रहा था। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो? उसने कहा, ये फूल भी तो कमजोर होते हैं, फिर भी खुशबू देते हैं। तुम भी वैसी हो बेला, मेरे लिए खुशबू हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस पानी का घड़ा भरकर उसके पास रख दिया। इस दौरान इसका इलाज भी जारी रहा। सास ने एक पुराने वैद्य का पता दिया, वहां से दवा मंगवाना शुरू किया। दवा समय पर देनी मेरी पहली जिम्मेदारी बन गई थी। जैसे ही समय होता मैं कहती, चलो दवा का समय हो गया है। वह कभी खुशी से दवा खा लेता, कभी जिद करता तो मैं उसका पसंदीदा गीत गाने लगती। वह मुस्कुराकर दवा निगल लेता। अब उसकी हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन दौरे के आने का डर हमेशा बना रहता था। मैं हर दिन खुद को नए ढंग से तैयार करती, कभी भावुक होकर, कभी पत्थर दिल बनकर। मन में अगणित सवाल थे, सपने दफन थे, लेकिन जिंदगी अब सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। एक दिन सास को बुखार हुआ। मैंने वैद्य को बुलाया, दवा दी और उनके माथे पर ठंडा कपड़ा रखा। वह मुझे देखती रही और आहिस्ता से बोली, अगर मैं न रहूं तो मेरे बेटे को अकेला मत छोड़ना, वह बहुत कमजोर है, सिर्फ तुम पर भरोसा करता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनके माथे पर हाथ रखा और तकिया ठीक कर दिया। अब नरेश के लिए मेरे दिल में डर की जगह जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैं उसके लिए पानी और दवा तैयार रखती। जब वह चिल्लाता तो मैं उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरती, उसे सुकून मिलता। फिर खुद ही मुझे लिपट कर रोने लगता और कहता, बेला, मुझे माफ करना, मैं अच्छा पति नहीं हूँ। सास सब कुछ देखती और रोते हुए कहती, तू बेटी है, तू उजाला है बेला। अगर हर घर में तेरी जैसी बहू हो तो बिगड़ते रिश्ते भी संवर जाए। एक दिन दोपहर को वह बाजार से आया। हाथ में एक पुराना सा पर्स था, जिसका रंग फीका पड़ चुका था और किनारा थोड़ा फटा हुआ था। कमरे में आकर बच्चों की तरह खुश होकर बोला, बेला, तुम्हारे लिए आया हूँ, देखो कितना प्यारा है, तुम्हारे जैसा। मैंने हाथ बढ़ाया, पर्स लिया और हल्की मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा। उसने कहा, इसमें कुछ खास चीजें रखना, तुम खास हो ना। मैंने वह पर्स अलमारी में रख दिया। अंदर झांककर कुछ नहीं देखा। पुरानी चीजों में रुचि नहीं थी, लेकिन उसकी सच्चाई ने मुझे वह पर्स संभाल कर रखने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिन बाद सास की तबीयत और बिगड़ गई।
बुखार, खांसी और कमजोरी बढ़ गई। मैंने फिर वैद्य को बुलाया, दवा दी। सारी रात उनके सिरहाने बैठ गई, पानी पिलाया, दवा समय पर दी और माथे पर ठंडा कपड़ा रखती रही। नरेश भी एक कोने में बैठा रोता रहा, बार बार कहता, माँ ठीक हो जाएगी ना बेला, तुम उनका ख्याल रखोगी ना। मैंने पूरी कोशिश की कि उनकी तकलीफ कम हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह जब मैं गर्म दूध लेकर कमरे में गई, वह शांत थी, आंखें बंद, चेहरा शांत, हाथ सीने पर थे। मैंने उनकी नब्ज देखी, आवाज दी, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। नरेश मेरे पीछे आया, माँ को शांत देखा तो दीवार से जा लगा और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। माँ उठो ना माँ, मेरी बेला ने खाना बनाया है, तुम खाओगी ना। मैंने उसे संभाला, रोने दिया और खुद चुपचाप माँ जी को देखती रही, जो अब मेरी नहीं रही। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। माँ के जाने के बाद नरेश कई दिन तक चुप रहा, खाना नहीं खाता, दवा नहीं लेता, बस छत को देखता रहता। मैंने उसे प्यार से समझाया, समय पर दवा दी और उसके पास बैठकर धार्मिक पुस्तक पढ़ी तो वह धीरे धीरे शांत होने लगा। एक रात उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेला माँ आप नहीं है, अब तुम ही मेरी सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने पहली बार उसका हाथ मजबूती से थामा और उसे गले लगा लिया। उस वाक्य के बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। वह पहले से ज्यादा शांत और गंभीर हो गया। दौरे पहले की तुलना में कम हो गए। बातचीत में नरमी आ गई थी। अब वह हर बात पर मेरी ओर देखता, सलाह लेता और मेरी राय का सम्मान करता। एक दिन सुबह में नाश्ता बना रही थी तो वह रसोई में आया और बोला, बेला जब तुम रोटी बनाती हो ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है, मन करता है हर वक्त तुम्हारे हाथ का खाना खाऊं। यह पहली बार था जब उसने खुशी से कुछ कहा था। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। कभी कभी वह मेरी चप्पल ठीक करता, कंघी हिला देता या मेरी साड़ी का पल्लू सही करता और कहता, मेरी बेला अब माँ जैसी लगती है। मैंने देखा कि वह बच्चों की तरह मुझे अपनी हर बात बताने लगा था। बाजार में क्या देखा, किसने क्या कहा, सपनों में क्या देखा, सब मुझसे कहता। जब मैं उसकी बातें ध्यान से सुनती तो वह बहुत खुश हो जाता। सुबह का समय था, मैं नाश्ता तैयार कर रही थी और वह चुपचाप कमरे में बैठा मेरी तरफ देख रहा था। जब उसकी आंखों में पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि कृतज्ञता थी। जब मैं सब्जी में नमक डाल रही थी तो वह उठकर धीरे से मेरे पास आया, जेब से एक छोटा डिब्बा निकाला और कहा, बेला यह तुम्हारे लिए है। मैंने हाथ बढ़ाया, डिब्बा खोला तो उसमें लाल रंग की चूड़ियां थी, छोटी छोटी चमकदार। वह बोला, ये तुम्हारे हाथों में खनकेगी, मुझे अच्छा लगेगा, पहन लो ना। मैंने चूड़ियां पहन ली। उसकी आंखों में खुशी थी। फिर बोला, चलो आज बाहर चलते हैं, तुम्हारे साथ घूमने का मन है। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने पहले कभी खुद से बाहर जाने की इच्छा नहीं जताई थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं पर्स ले आती हूँ। अलमारी खुली, पुराना वही पर्स निकाला जो शादी के बाद उसने मुझे दिया था। अब तक सिर्फ संभाल कर रखा था, कभी खोला नहीं था। जैसे ही जिप खोली, अंदर कुछ भारी महसूस हुआ। हाथ अंदर डाला तो एक लिफाफा निकला। खोला तो उसमें सोने के गहने थे, खाली चूड़ियां, हार, झुमके और छोटे कंगन। नीचे कुछ डॉलर के नोट भी थे और एक पुरानी रसीद थी जिस पर एक सुनार का नाम लिखा था। मैं हैरान रह गई। गहने भारी थे और डॉलर भी बड़ी रकम के थे। मैंने पर्स दोबारा देखा और कुछ नहीं था। कमरे में वापस आई तो वह मुस्कुरा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, ये सब कहाँ से आया? वह हंसने लगा जैसे कोई बच्चा कोई राज छुपा रहा हो। फिर बोला, माँ ने कहा था कि बेला को दो, जब यकीन हो जाए कि वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, तब से संभाल कर रखा था। फिर एक दिन खुद जाकर सुनार से और गहने बनवाए। डॉलर माँ के जमा किए हुए थे। ये सब तुम्हारे हैं बेला। मैंने गहने और नोट वापस पर्स में रखे और कहा, पहले दवा लो, फिर बाहर चलेंगे। वह हंसने लगा, दवा खाई और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। उस दिन पहली बार हम दोनों साथ में बाजार गए। मैंने वही चूड़ियां पहनी थी, सर पर दुपट्टा और हाथ में वही पर्स था। वो मेरे साथ बच्चों की तरह चल रहा था।
कभी आगे कभी पीछे, कभी मेरा हाथ पकड़ता, कभी दुकानों की तरफ इशारा करके कहता, यहाँ से तुम्हारे लिए कुछ ले। हमने बाजार से थोड़े बहुत कपड़े लिए, कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी। वापसी पर उसने अचानक कहा, सुनार के पास चले, जेवर दिखाना है, बताओ तो सही कितने का होगा। मैंने हाँ कर दी। सुनार की दुकान पर पहुंचे। सुनार ने जेवर का अनुमान लगाया तो मेरे होश उड़ गए। वो बार बार कह रहा था, बहन जी यह सब सोना असली है, कारीगरी पुरानी है, बाजार में ऐसे जेवर की बहुत मांग है, सिर्फ यह हार बेच दो, कई लाख मिल सकते हैं, और अगर सब कुछ बेचना है तो करोड़ों से कम का नहीं। मैं खामोशी से सुन रही थी। वो जेवर जो पुराने पर्स में पड़ा रहा, जिसे मैंने बरसों छूकर भी नहीं देखा, आज मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सामान बन चुका था। पर्स में छिपाया गया पति का आखिरी तोहफा आज मेरी किस्मत का दरवाजा खोल रहा था। सुनार की सलाह पर मैंने एक विश्वसनीय ज्वेलरी डीलर से संपर्क किया। ज्वेलर को एक एक करके जांचा गया, फिर तोला गया और कीमत तय की गई। भुगतान कानूनी तरीके से बैंक के माध्यम से हुआ। जब रकम मेरे हाथ आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तब्दीली इतनी खामोशी से आ सकती है। मैंने वह रकम संभाली और तुरंत शहर के सबसे अच्छे मानसिक रोग विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट से समय लिया। पति को जांच के लिए ले गई। पूरा स्कैन हुआ, टेस्ट किए गए, पुरानी रिपोर्ट देखी गई और एक विस्तृत इलाज की योजना बनाई गई। विशेषज्ञ ने बनाया कि नरेश के दिमाग में जो रासायनिक संतुलन बिगड़ा हुआ था उसे नियमित दवाओं और थेरेपी सत्रों से सुधारा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि समय पर दवा, सकारात्मक माहौल और संपूर्ण परहेज से वह सामान्य जिंदगी जी सकता है। मैंने इलाज शुरू करवा दिया। दवा महंगी थी लेकिन अब पैसों की कमी नहीं थी। सप्ताह में 2 बार सत्र होता। डॉक्टर ने कुछ आदतें बदली, सोने जागने का समय तक किया, खाने पीने में बदलाव लाया और मुझे पूरी हिदायत दी कि घर का माहौल हमेशा शांतिपूर्ण रखना है। मैंने घर के लिए नया फर्नीचर लिया, नरेश का कमरा अलग और आरामदायक बनाया, खिड़कियां, पर्दे, बिस्तर सब कुछ नया लिया। पुरानी चीजें हटाकर घर को साफ सुथरा किया। नरेश को जब इन चीजों का एहसास हुआ तो वह बच्चों की तरह खुश हो गया। एक दिन बोला, बेला अब यह घर मेरे जैसा नहीं लगता, यह तुम्हारे जैसा लगता है, साफ, खूबसूरत और सुकून देने वाला। मैंने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कुराहट दी और दिल से ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। वो दिन ब दिन बेहतर हो जा रहा था। दवा समय पर लेता, सत्रों में पूरी रुचि दिखाता, अब खुद का ध्यान रखता। उसने मुझसे कहना शुरू कर दिया, बेला अब मैं अपने आप से बातें नहीं करता, अब तुमसे करता हूँ। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। तुम जो हो ना, उसका यह बदलाव मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। हम दोनों ने मिलकर पुरानी यादों को एक तरफ रखा और नई दिनचर्या बनाई। सुबह में नाश्ता तैयार करती, वह अखबार पढ़ता, फिर दवा लेकर बाहर टहलने चला जाता, वापस आकर मेरे साथ बैठकर चाय पीता, बातें करता, फिर कुछ देर किताब पढ़ता या कुछ लिखने लगता। एक दिन उसने कहा, बेला मैं अपनी जिंदगी पर एक डायरी लिख रहा हूँ ताकि कभी यह न भूलूं कि मैं कहाँ था और तुमने मुझे कहाँ ला खड़ा किया। मैंने कहा लिखो और अपने दिल की सच्चाई के साथ लिखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी सिर्फ कहानी नहीं मेरी भी है। कुछ दिन बाद हम मोहल्ले के एक छोटे से स्कूल में गए और पूछा कि कोई काम है क्या। प्रिंसिपल ने नरेश से बात की, उसके व्यवहार से संतुष्ट हुए और कहा, हम इन बच्चों की पुस्तकालय की जिम्मेदारी दे सकते हैं, बस समय पर आना होगा। वह मान गया। रोज सुबह तैयार होकर स्कूल जाता, बच्चों के साथ किताबें सजाता, उनके सवालों के जवाब देता और दोपहर में आकर मुझे सारा हाल सुनाता। उसके चेहरे पर फिर से वह चमक लौट आई थी जो शायद वर्षों पहले खो गई थी। मैंने घर में एक छोटी सी दराज में उसकी दवाइयाँ, रिपोर्ट और एक कैलेंडर रखा जिसमें हर हफ्ते का कार्यक्रम लिखती थी। अब वह खुद समय पर दवा लेता और कभी मजाक में कहता, बेला अगर मैं दवा न लूं तो तुम मुझे मारोगी ना। मैं हंसकर कहती, नहीं,
अब तुम वैसे हो ही नहीं, अब तो तुम मेरे जैसे हो गए हो। हमारे रिश्ते में प्यार का इजहार शब्दों में नहीं, कामों में था। वह चुपचाप मेरे लिए फल ले आता, खाने की मेज सजा देता, और जब मैं थक जाती तो मेरे पैर दबाता। इस बदलाव को देखकर मोहल्ले के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बेला के भाग्य ने रंग दिखा दिया। जिसे सब पागल कहते थे अब सबसे समझदार लगता है। मैं यह सुनकर कुछ नहीं कहती, बस मन ही मन सोचती, अगर सास की दुआएं न होती, अगर ईश्वर ने बर्दाश्त शक्ति न दी होती, अगर वह पुराना बटुआ न होता, तो शायद यह सब संभव नहीं हो पाता। अब हम दोनों शाम को छत पर बैठते और चाय पीते। वह कहता, बेला, माँ जी चली गई, लेकिन जो उन्होंने मुझे दिया वह सब कुछ तुम्हारे रूप में मिल गया है। तुम मुझे माँ जी की दुआ लगती हो। मैं चुपचाप चाय की चुस्की लेती और सामने आसमान को देखती, जिस पर अब रोज मेरे लिए एक नया सूरज निकलने लगा है। नई जिंदगी वही थी, वही छत, वही कमरा, वही घर, लेकिन अब उसमें ऊब नहीं थी, शोर नहीं था, बस शांति, आभार और एक संपूर्ण जीवन साथी का साथ था। वो दिन आम सा था, मौसम भी सामान्य था। नरेश स्कूल गया हुआ था और मैं मोहल्ले के पास वाले बाजार गई थी। नया दुपट्टा लेना था, कुछ रोजमर्रा की चीजें भी खरीदनी थी। बाजार में भीड़ सामान्य से ज्यादा थी। मैं कपड़ों की दुकान के बाहर खड़ी थी, तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सड़क किनारे खड़ी लोगों से विनती कर रही थी। मैंने उसके कपड़े देखे, बिखरे बाल, हाथ में खाली कटोरी। चेहरा देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मामी की बड़ी बेटी थी, जो पहले हर वक्त आईने के सामने रहती थी और दुबई से आए विहान के सामने सज धज कर चमकती रहती थी। वह आज सड़क पर भीख मांग रही थी। उसके हाथ में झोली थी और वह हर आने जाने वाले को रोककर कह रही थी, कुछ दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं वहीं खड़ी रह गई। दिल जोर से धड़कने लगा। मैं आगे बढ़ी, उसके पास गई। उसने मुझे पहचानने में कुछ पल लिए, फिर सिर झुका लिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह रो पड़ी। बस इतना बोली, बेला दीदी, हम बर्बाद हो गए हैं। मैंने उसे एक तरफ बिठाया, पानी पिलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? वह हिचकियों के बीच बोली, पिताजी को दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल ले गए, लेकिन वे बच नहीं सके। उनके जाने के बाद माँ पूरी तरह टूट गई। दुकानें बंद हो गई, किराया देना बंद करना पड़ा, घर का सामान बेचना पड़ा। विहान के माता पिता ने भी साथ छोड़ दिया, कोई मदद नहीं की। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया और पूछा, मामी कहाँ है? उसने बताया, अब वह पुराने मोहल्ले के एक टूटे फूटे मकान में रहती है, जहाँ कभी बिजली होती है, कभी नहीं। कई बार खाना नहीं होता। दोनों बहनें बीमार रहती है और काम ढूंढने पर भी कोई नहीं रखता। मैंने उसे सिर्फ पैसे दिए और कहा, घर जाओ, मैं आती हूँ। उसने शर्म के मारे नजरें झुका ली। मैंने देखा उसकी आंखों में शर्म भी थी, भूख भी, और वह घमंड जो कभी उसके चेहरे पर था पूरी तरह खत्म हो चुका था। शाम को मैं नरेश के साथ मामी के इलाके में पहुंची। तंग गलियों और गंदे नाले के बीच एक छोटा सा मकान था, जिसकी दीवारें उखड़ी हुई थी, दरवाजा टूटा हुआ था और आंगन कचरे से भरा था। मैंने दरवाजा खटखटाया। मामी की कमजोर आवाज आई, कौन है? मैंने दरवाजा खोला। वह चारपाई पर लेटी थी, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकावट थी। उन्होंने मुझे देखा, फिर सिर झुका लिया। कुछ कहने लगी, लेकिन शब्द नहीं निकल सके। मैं उनके पास गई और चुपचाप बैठ गई। कुछ पल बाद वह बोली, बेला, हमने तुम्हारे साथ बुरा किया, ताने दिए, तुम्हें अपशकुन कहा, और आज तुम हम देखने आई हो। तुम जीत गई, हम हार गए। मैंने कहा, मामी, वक्त का फैसला इंसान का फैसला नहीं होता। मामा मेरे लिए हमेशा नरम दिल थे। अगर वो ना होते तो मैं बचपन में ही मर जाती। आप जो भी थी, मेरी परवरिश आपके ही हाथों में हुई, यही मेरे लिए बहुत है। उन्होंने मेरी बात सुनकर रोना शुरू कर दिया और बोली, बेला, हम भूखे हैं, बेटियां बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं, खाने को कुछ नहीं है। तुम अगर कुछ कर सको तो बस राशन भेज दिया करो। मैंने वादा किया, हर महीने राशन भेजूंगी, दवा भी आएगी और बेटियों का इलाज भी करवाऊंगी। लेकिन मैंने कहा,
यह कोई एहसान नहीं, बस एक कर्ज है जो वक्त ने मुझ पर छोड़ा है। अब मैं उसे चुका रही हूँ। मैंने नरेश की तरफ देखा। वह खामोश खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और सिर हिला दिया। हम दोनों चुपचाप वहां से निकल आए। अगले दिन से मैंने राशन का इंतजाम शुरू किया। हर महीने 2 हफ्तों का राशन भेजती। एक स्थानिक डॉक्टर को उनके इलाज के लिए नियुक्त किया और कुछ पैसे हर महीने उनके लिए अलग से भेजे। मैंने मामी से कहा कि अगर बेटियां काम करना चाहे तो मेरे घर में सिलाई का काम कर सकती है। उन्हें अलग से पैसे भी दिए जाएंगे। शुरुआत में बेटियां शर्मिंदा थी, लेकिन कुछ दिन बाद काम पर आ गई। उन्हें सिलाई का अच्छा ज्ञान था। मैंने कपड़े दिए, वो समय पर काम करती और चुपचाप पैसे ले जाती। एक दिन मामी का फोन आया। वह रोते हुए बोली, बेला तुम फरिश्ता हो, जिसे हमने ठुकराया वही आज हमारा सहारा बनी है। भगवान तुम्हें वो सब दे जो तुमने कभी मांगा भी नहीं होगा। फोन काट कर मैंने वो पुरानी तस्वीर निकाली जो सास ने खींची थी। उसमें नरेश और मैं साथ थे। तस्वीर के पीछे सास ने लिखा था, बेला तू सबकी माँ बन जाएगी, बस धैर्य ना छोड़ना। मुझे समझ आ चुका था यह सब उन्हीं की दुआओं का असर था। वह औरत जो कभी मुझे अपशगुन कहती थी आज मेरे रहम की मोहताज थी, लेकिन मैंने कोई बदला नहीं लिया। सिर्फ वही किया जो इंसानियत ने सिखाया, चुपचाप, बिना ताना दिए, बिना कोई हिसाब मांगे। अब जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे वह बेला दिखती है जो ना अपशकुन थी, ना कमजोर, ना खामोश। वह बेला जो मुश्किलों में निखर चुकी थी और दूसरों के लिए साया बनने के काबिल हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि मामी की हालत अब संभल रही है। घर में चूल्हा रोज जलता है। बेटियां सिलाई करके इज्जत से कमाई करने लगी है। किसी ने कहा, बेला तुमने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं करता। मैंने बस सिर झुका लिया। मैं किसी से कुछ नहीं सुनना चाहती थी। मैंने सिर्फ अपनी माँ की दुआओं का प्रतिफल चुकाया था, जो हर समय करती थी। बुराई का जवाब बुराई से नहीं, धैर्य का फल शांति होता है। एक दिन मामी ने संदेश भिजवाया कि वह मुझसे मिलना चाहती है। मैं गई तो देखा वह बिस्तर पर थी। तबीयत नाजुक, चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन आंखों में एक सुकून था। उन्होंने कहा, बेला अगर मैं चल बसी तो मेरे अंतिम संस्कार में जरूर आना। मैं चाहती हूँ कि तुझे दुआएं देकर जाऊँ। मैंने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, मामी अब आप मेरे अतीत की नहीं, वर्तमान की जिम्मेदारी है। आप आराम करें, दवा समय पर लीजिए, मैं हूं ना, चिंता न करें। नरेश को यह सब कुछ पता चलता रहा। वह हर बार मेरी हिम्मत की तारीफ करता और कहता, बेला तुमने मुझे इंसान बनाया, अब दूसरों के लिए भी सहारा बन रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वक्त खुद को इस तरह बदल देगा। जो औरत कभी मेरे लिए सिर्फ जुल्म का प्रतीक थी, आज वह खुद असहाय खड़ी थी। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं थी। मैं जान चुकी थी, जब भगवान सम्मान देता है तो किसी दुश्मन की नफरत भी उसे रोक नहीं सकती। एक दिन मोहल्ले में किसी ने ताना मारते हुए कहा, वाह बेला तुम तो उनके लिए देवदूत बन गई जिन्होंने तुम्हें कभी इंसान नहीं समझा। मैंने मुस्कुराकर कहा, देवदूत नहीं बनी, इंसान बनी हूँ। जो दर्द में समझा उसे अब दर्द में अकेला नहीं छोड़ सकती। मामी अब मेरी प्रतीक्षा करती थी। मैं हर हफ्ते उनके लिए कुछ न कुछ भेजती, कभी गर्म कपड़े, कभी दूध, कभी दवाई। उनकी बेटियां अब घर के अंदर शर्म की नजरों से नहीं बल्कि सम्मान से मेरा सामना करती थी। मैंने उनके घर की मरम्मत के लिए भी चुपचाप पैसे भिजवाए। मोहल्ले के कारागिर से कहा, किसी का नाम मत लेना, बस काम पूरा कर देना। छत ठीक हो जाए, दीवारें मरम्मत हो जाए, बस इतना काफी है। हफ्ते भर बाद जब मामी का घर साफ सुथरा और सुरक्षित हो गया तो उन्होंने फोन पर बस एक बात कही, बेला तेरे लिए अब दिल से बद्दुआ भी नहीं निकल सकती। अब तो सिर्फ दुआ ही बची है मेरी जिंदगी में। जो दुख मिला था वो अपनी जगह था, लेकिन अब जो शांति मिली वो उस दुख का असली जवाब थी। जिस बुराई को मैंने झेला उसका जवाब मैंने बुराई से नहीं बल्कि दया से दिया। अब हर रोज सुबह जब मैं नाश्ता तैयार करती
नरेश सामने बैठा चाय पीता और कहता, बेला, जो तुमने सीखा है वो शायद किताबों में नहीं, जिंदगी ने सिखाया है। मैं बस एक बात सोचती, अगर मैं भी अतीत की नफरत को सीने से लगाए रखती तो शायद आज ये सुकून ना होता, ये खुशी ना होती, ये दुआएं ना मिलती। इस मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी का संदेश यह है कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं, इंसानियत, धैर्य और माफी से दिया जाता है, और वही सच्चे इंसान की पहचान है। वक्त बदलता है, लेकिन जो इंसान दुख में भी दया और सहानुभूति छोड़ता, वही असली विजेता होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और गोल्डन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।